सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कल इलेक्शंस का रिजल्ट आ रहा है तो सही टाइम है। हम भी कुछ प्रेडिक्शन हम लोग भी कर लेते हैं। तो देखिए 5 स्टेट्स का रिजल्ट आ रहा है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। काफ़ी लोगों को आप सुनेंगे कि इन इलेक्शंस का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है मार्केट पे। कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, सो कॉल्ड सेमीफाइनल है। हाँ। देखिए यहाँ पे किस चीज़ों से फ़र्क पड़ सकता है और किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ सकता है वो मैं क्लियर कर दूँ। देखिए अभी तक जो लग रहा है कि राजस्थान, मतलब पहले का अगर आप देखेंगे तो राजस्थान जनरली चेंज होता है। तो अभी कांग्रेस का सरकार है तो मोस्टली क्या होगा वो कल पता चलेगा, लेकिन मोस्टली वहाँ बीजेपी का सरकार आना चाहिए। एमपी देखें तो पिछले बार भी कांग्रेस को सीट्स थोड़ा ज़्यादा आया था, लेकिन हाँ बाद में कुछ चेंजेस आए, उसके बाद बीजेपी का सरकार आ गया। तो उस अनुसार अगर आप देखें तो एमपी में कांग्रेस आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो खैर बीजेपी है ही नहीं, तो वहाँ तो मोस्टली इस बार लग रहा है कांग्रेस की, सॉरी छत्तीसगढ़ में बीजेपी है और कांग्रेस है। तो वहाँ पे अभी कांटे का टक्कर है। तो एनी एग्जिट पोल के बारे में इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद तेलंगाना देखें तो वहाँ बीजेपी नहीं है, वहाँ तो कांग्रेस के चांसेस इस बार ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मिजोरम में तो मोस्टली हंग असेंबली लग रहा है। तो देखिए एग्जिट पोल्स का अगर आप देखें, एक तो ये था जो कि कॉमन सेंस है कि इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए जो मैंने आपको अभी बताया, लेकिन एग्जिट पोल का अगर आप देखेंगे तो मिक्स्ड है। सरप्राइजिंगली वहाँ बोल रहे हैं कि राजस्थान में बहुत क्लोज फाइट है, एमपी में बीजेपी के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बहुत सरप्राइजिंग है दोनों का रिजल्ट। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एज है। तो ये देखिए यहाँ पे जो दो मेजर स्टेट्स हैं वो है राजस्थान और एमपी, जहाँ से एमपी ज़्यादा आएंगे। लोकसभा की बात बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है स्टेट इलेक्शन से ज़्यादा, क्योंकि उसी पे थोड़ा मतलब ये जो स्टॉक मार्केट है वहाँ परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए अगर राजस्थान एमपी में मान लीजिए दोनों जगह कांग्रेस का सरकार आता है, ठीक है, लेकिन वोट शेयर जो है उसमें अगर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ सीट्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि सेंट्रल का जो इलेक्शन होगा उसमें वोटिंग पैटर्न चेंज होगा। तो अगर बीजेपी को थोड़ा बहुत कम सीट आता है, सरकार नहीं भी बनाए, तो स्टॉक मार्केट के मामले में मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने जा रहा है। हाँ फर्क कब पड़ेगा, जब राजस्थान और एमपी में बीजेपी को का वोट शेयर कम हो जाए और सीट्स काफ़ी कम आए, थोड़ा बहुत चलता है काफ़ी कम आ जाए, वहाँ पे मार्केट्स में, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने जा रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर आस पास ही है, हारे जीते उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक वोट शेयर लगभग बराबर हो और सीट्स थोड़ा बहुत कम हो। तो मोस्टली ये होगा, यानी और कल ये क्लैरिटी मिल जाएगी। और मोस्टली लगता है यही है कि कोई बहुत ज़्यादा ना मेजर डिफरेंस नहीं होने जा रहा है राजस्थान एमपी में वोट शेयर या फिर सीट्स में। तो लेट्स सी क्या होता है। और अगर बीजेपी को का दोनों जगह बन जाए तब तो इशू ही नहीं है। मार्केट, स्टॉक मार्केट में बोल रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स की बात यहाँ नहीं कर रहा, स्टॉक मार्केट के लिए क्या सही है, मतलब उन्हें क्या चाहिए। तो ये है, यानी और कल ये पता चल जाएगा। बट हाँ ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि इससे कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है, हमेशा ध्यान में रखिए इससे मार्केट्स में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है। ये हो गया इलेक्शंस। उसके बाद देखिए मार्केट्स अगर आप देखेंगे ना तो हमारा मार्केट्स 4 ट्रिलियन, बीएससी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर चुका है मार्केट कैप। तो ये 4 ट्रिलियन कैसे पता चलता है, तो बीएससी में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं सबका अगर आप मार्केट कैप ऐड करेंगे तो उससे पता चलता है। तो 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि बहुत अच्छा है, हमारा मार्केट बड़ा हो रहा है। और अगर वैल्यूएशन आप देखेंगे तो वैल्यूएशन भी बढ़ा हुआ दिख रहा है पहले के मुकाबले। अगर आप निफ्टी 50 का ट्रेलिंग पी की बात कर रहा हूँ मैं, तो निफ्टी 50 21.66 है लेटेस्ट, फ्राइडे को जो क्लोज हुआ है, जो कि पहले से थोड़ा बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा है। मिड कैप 150 का अगर आप देखेंगे, निफ्टी मिड कैप 150 तो 25.07 है टू बी प्रिसाइज, ये ज़्यादा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 25.77 है, ये भी ज़्यादा है। तो पहले भी हमने जो डिस्कस किया था वही है, लार्ज कैप मोस्टली थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ये वैल्यूएशन का पार्ट हुआ। उसके बाद देखिए मार्केट में आप जब भी देखेंगे तो सिर्फ ऑफ कोर्स वैल्यूएशन का फ़र्क पड़ेगा, बट देखिए सभी का एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता है। जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो पोर्टफोलियो में हम डिसाइड करते हैं कि इक्विटी कितना होगा, डेट कितना होगा। कुछ लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं।
और इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हम डिसाइड करते हैं कितना एलोकेशन लें। तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई, अब हम क्या करें, पूरा इक्विटी बेच दे क्या? तो एक तो ये हो सकता है। फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर है तो जो भी मेरा एसआईपी चल रहा है वो मैं पूरी तरह से बंद कर दूं। तो देखिए, ये दोनों ही करना बिल्कुल गलत होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं करना चाहिए? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है ओवरऑल, वर्ल्ड इकोनॉमी, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा। तो देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है ना कि जब भी आप वर्ल्ड इकोनॉमी देखेंगे तो आपको क्या क्या देखना होगा। फिलहाल आपको देखना होगा कि यूएस में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो यूएस में इंटरेस्ट रेट जो कि 10 ईयर पेपर की बात बोल रहा हूँ, 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि पहले 5% के आसपास चला गया था, वो 4.2% हो गया है। 4.25% से काफ़ी नीचे आया है, हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद क्रूड ऑयल, मैंने आपको हमेशा बताया है बहुत बड़ा हेडेक है इंडिया के लिए, वो देखें। तो मतलब जब इशू चल रहा था इजराइल हमास का काफ़ी ज़्यादा, तो उस समय लग रहा था शायद 100 भी क्रॉस कर जाए, लेकिन फिलहाल अगर ब्रेंट क्रूड का आप देखेंगे तो $79 पे आ चुका है, 80 से भी नीचे पर बैरल, जो कि इंडिया के लिए अगेन बहुत अच्छा है। तो देखिए, ये दोनों बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। और साथ ही यूरोप में अगर आप इन्फ्लेशन देखें लेटेस्ट वन, तो 2.4% आ गया है इन्फ्लेशन, उनका टारगेट 2% है, तो बिल्कुल पास में आ गया है। तो यूरोप में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी ही इंटरेस्ट रेट वहाँ भी कट स्टार्ट होगा। यूएस में सिर्फ एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यूएस में जो उसका जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, वो घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब सेंट्रल बैंक ने, जो फेड रिजर्व जो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, जीडीपी ग्रोथ रेट घटे ताकि इन्फ्लेशन कम हो। बट जीडीपी ग्रोथ रेट जो लेटेस्ट फिगर आया है 5.2% सेकेंड थर्ड क्वार्टर का, क्योंकि वहाँ जैन से दिसंबर तक चलता है, इसलिए उनका ये थर्ड क्वार्टर का है। तो ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि यूएस का इकोनॉमी बहुत बड़ा है, तो उतने बड़े इकोनॉमी का 5.2% का एनुअल ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा एक कंसर्न है, क्योंकि इस तरह से अगर ग्रोथ आता रहा तब तो इंटरेस्ट रेट कट में डिले होगा, जल्दी नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट कट मैंने आपको हमेशा बोला है, फिलहाल अगर नियर फ्यूचर में होना है तभी होगा जब यूएस में प्रॉब्लम आएगा। ऑल ऑफ अ सडन कोई बड़ा बैंक या बड़ी कंपनी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, उसके कारण कैस्केटिंग इफेक्ट हो, पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम आए, इमीडिएटली रेट कट स्टार्ट करेंगे। और अगर सब चीज़ इसी तरह से नॉर्मल चलता रहा, इन्फ्लेशन भी थोड़ा ज़्यादा रहा, तो रेट कट आने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? मोस्टली अभी लग रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर में सेकेंड हाफ से होना स्टार्ट हो। लेकिन हाँ, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आता है तो फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ कट जाएगा, लाइक नेक्स्ट ईयर में, इवन जैन फैब में भी कट हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तब, ऐसे नहीं, ऐसे नेक्स्ट ईयर लग रहा है सेकेंड हाफ। और जब भी रेट कट होगा वो स्टॉक मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगा ओवरऑल मार्केट्स में। और ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है, देखिए मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, बहुत सिंपल है इसे समझना। फिलहाल जो कि मैंने आपको हमेशा एक्सप्लेन किया, इस बातों को आप ध्यान रखेंगे हमेशा, आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए, मार्च से अगर आप देखेंगे अगस्त, पहले मैंने कई बार आपको बताया, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया था। क्यों गया था? इन्फ्लेशन यूएस में बहुत कम हो गया था उस समय। तो लग रहा था कि रेट कट आने वाला है, उस कारण एफआईआई का पैसा बहुत आया, उसके कारण मार्केट बहुत ऊपर गया। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में एफआईआई ने पैसा निकाल लिया, उसके बाद हुआ कि नहीं, अब तो शायद रेट कट आएगा नहीं, टाइम लगेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से कम नहीं हो रहा है। मतलब उस समय थोड़ा इश्यूज आए थे, तो मार्केट गिर गया उस समय। उसके बाद फिर से नवंबर में देखिए, अभी फिर से क्या हुआ है कि वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है, मैं इंटरेस्ट रेट बोल रहा हूँ 10 ईयर जी सेक, तो वो काफ़ी कम हुआ है। तो उसके कारण एफ में फिर से एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, फेड का जो कमेंट्री आ रहा है उससे, कि नहीं अब रेट कट आने वाला है, एटलीस्ट रेट हाइक नहीं होगा, वो भी एक बहुत बड़ा कंफर्ट है। तो उसके बाद फिर से अब नवंबर में देखिए एफ का पैसा आने लगा। मैंने हमेशा बोला है, देखिए मार्केट को अगर बहुत तेज़ी से ऊपर जाना है, जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स, ये जब पैसा डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मार्केट ज़्यादा गिरेगा नहीं। लेकिन अगर मार्केट को आपको ऑल टाइम हाई पे हमेशा ऊपर ले जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एफ का पैसा है, उसके बिना बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और फिलहाल फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि एफ का पैसा आना स्टार्ट हो गया है। तो मार्केट में देखिए सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और फिर क्रिप्टो भी अगर आप देखें तो क्रिप्टो लगातार ऊपर जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, क्रिप्टो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेशन देता है, उससे आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट का डायरेक्शन क्या है।
लाइक बिटकॉइन 38,000 से भी क्रॉस कर चुका है, 39,000 टच करने वाला है, ह्यूज रिटर्न्स, मतलब जस्ट कुछ समय में। इथेरियम भी 2,100 क्रॉस कर चुका है, बहुत हाई रिटर्न्स। तो इससे पता चलता है मतलब बिटकॉइन ही जनरली हम देखते हैं, इथेरियम, बहुत सारे वहाँ क्रिप्टोज हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा हम सीरियसली दूसरों को नहीं लेते हैं। ये दोनों सबसे बड़े हैं, इसीलिए इन्हें ही देखना चाहिए, एक डायरेक्शन देता है। क्योंकि क्रिप्टो में आप कब इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब ज़्यादा पैसा है, उसका एक हिस्सा जनरली हम इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा मेरे पास जो पैसा है वो मैं पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर दूँ, ऐसा तो होता नहीं है। तो अगर मतलब लिक्विडिटी या तो थोड़ा है या फिर मार्केट को लग रहा है आने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट में लिक्विडिटी आने वाला है, मार्केट, तो स्टॉक मार्केट भी आपका अच्छा करेगा, वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। गोल्ड तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैंने पहले बताया था 2091 के आसपास आ गया है डॉलर्स पर ऑन्स। सिल्वर का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप पूछेंगे, तो वो था इंडिया का जो सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6%। आरबीआई ने जब बोला था कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा 6.5% के आसपास, तो बहुत लोगों को लगा था नहीं ये तो बहुत एम्बिशियस टारगेट है, कोई चांस ही नहीं है। जो फॉरेन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ना, वो तो 6% का भी नहीं दे रहे थे शुरू में, उसके बाद उन्हें भी समझ में आया तो फिर 6% से वो 6.2 6.3 पे आए। लेकिन अब ये जो 7.6% का ग्रोथ रेट देखकर उन्हें भी समझ में आ गया है। तो अब डिस्कशन ये हो रहा है कि 6.5% तो भूल जाए, अब इससे भी ज़्यादा आएगा। क्योंकि देखिए सेकेंड क्वार्टर हो गया, थर्ड क्वार्टर हमारा ये फेस्टिवल सीजन होता है, तो इस समय जनरली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है बहुत सारे बिजनेसेस के लिए। तो ओवरऑल इकोनॉमी पे उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी अगर देखें तो लग रहा है कि इवन 7% भी शायद हम टच कर दे, 6.8 6.9 इफ नॉट इवन 7%, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो मार्केट्स देखिए, अगर वैल्यूएशन एंगल को अगर आप साइडलाइन करके बाकी चीज़ें देखें तो बहुत अच्छी, सभी कुछ बहुत अच्छा लग रहा है रिलेटिवली। मतलब आप बोल सकते हैं अरे 6.5 7%, मतलब हम तो 8 9% से भी ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी देखेंगे ना, अब वर्ल्ड 3% पे ग्रो कर रहा है ऑन एन एवरेज, तो वहाँ आप 9 10% पे ग्रो नहीं कर सकते, वैसा होता नहीं है। जनरली वर्ल्ड जिस रेट पे ग्रोथ कर रहा है उसे 3% 3.5% ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है। और कोई भी मेजर इकोनॉमी अगर आप देखें टॉप में, तो इस तरह का रेट ऑफ ग्रोथ कहीं नहीं है, इंडिया में ही है। तो इसलिए एफ का पैसा काफ़ी आएगा, अब तो बॉन्ड में भी आएगा, क्योंकि इंडेक्स में हम इंक्लूडेड हो गए जेपी मॉर्गन, तो अप्रैल से वहाँ से पैसा आने लगेगा। ब्लूमबर्ग में भी देखिए डिस्कशन चल रहा है, अगर वो भी ऐड होगा तो और भी ज़्यादा पैसा आएगा, और ये सब बड़ा बड़ा पैसा आएगा, 20 बिलियन US डॉलर्स, 25 बिलियन US डॉलर्स, ह्यूज। तो ओवरऑल देखिए सभी चीज़ें बहुत अच्छी है इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए। और सिर्फ एक इशू ऑफ कोर्स वैल्यूएशन है, वो तो मानना पड़ेगा कि इशू है। तो वैल्यूएशन का ये जो इशू है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, क्या सब कुछ बेच दे, क्या करें हैं? तो देखिए वैल्यूएशन के लिए बेस्ट है, जो कि मैंने आपको हमेशा बताया, रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट्स ऊपर है नीचे है इन चीज़ों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, मैंने आपको हमेशा बताया है। आप डिसाइड करें, जो भी आपके पास पैसा है, सबसे पहले रिस्क प्रोफाइलिंग करें, इन्वेस्टमेंट होराइजन करें। ये बहुत बोरिंग है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन ये बेसिक है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छा बीतेगा। रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं किया है तो हमारे वेबसाइट पे जाएं, phronesis.investor.com, आप फ्री में कर लें, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाएं, आप डिसाइड करें इक्विटी में कितना जाएंगे, डेट में कितना जाएंगे, उसके बाद लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना जाएंगे, ये कर लें। हाँ, जब मार्केट बहुत ऊपर है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर जैसे आपने इक्विटी 60 डेट 40 किया तो रीएलोकेट कर लें, वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पूरा हम चेंज कर ले पोर्टफोलियो, सिर्फ रीएलोकेशन। रीएलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे 60 आपने इक्विटी डिसाइड किया, 40 डेट डिसाइड किया, अब मार्केट बहुत ऊपर है तो इक्विटी 80 चला गया, तो उसको आप 60 कर लें ताकि डेट फिर से आपका 40 आ जाए। तो ये किया जा सकता है और करना भी चाहिए, ये हमेशा करना चाहिए, टोटली अग्री। मार्केट बहुत ऊपर है तो इस तरह से हमें करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि इक्विटी एक्सपोजर हम पूरा खत्म कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट यू नेवर नो, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट लग रहा है ऊपर ऊपर है, बट ये लगातार ऊपर जाता चला जाएगा, इसी तरह से ये 5% 10% और ऊपर चला जाएगा, फिर आपको लगे अरे मैं मिस आउट कर गया। तो ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, जब वैल्यूएशन ज़्यादा हो तो वहाँ पे थोड़ा आपको कम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया 60 से 80 हो गया तो उसे 60 कर ले, लेकिन जो 60 है उसे मेंटेन करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का है। देखिए मार्केट ऊपर नीचे, देखिए मार्केट गिर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कभी भी 5 10% गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन क्या ये 5-10% गिर जाएगा तो क्या गिरा ही रहेगा? जी नहीं, फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, कितना समय गिरेगा वो, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। इसीलिए हमारा भला इसी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। हाँ, अगर स्टॉक्स में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो बस ये इंश्योर करे अच्छे क्वालिटी का स्टॉक हो, रिस्क प्रोफाइलिंग और इन्वेस्टमेंट होराइजन ध्यान में रख के। म्यूचुअल फंड्स में भी अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि इक्विटी में 100% पैसा कभी भी नहीं लगाएं, खासकर तब जब मार्केट्स ऊपर हो। क्योंकि अगर आपने पूरा पैसा वहीं लगा दिया, मार्केट यू नेवर नो 10-20% मान लीजिए गिर गया। मान लीजिए जो इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शंस नहीं जो अप्रैल मई में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शंस, वहाँ पे अगर एडवर्स रिजल्ट्स आ जाता है, जो करंट गवर्नमेंट है, मान लीजिए, चांसेस कम लग रहे हैं बट हो सकता है, यू नेवर नो, अगर इनके सीट्स काफ़ी कम आ जाते हैं, कोई ना दूसरा पार्टी अगर सरकार में आता है, तो उस समय तो मार्केट्स बुरी तरह से गिरेंगे। और ये जो PSU स्टॉक्स लगातार उड़ रहे हैं ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा गिरने जा रहे हैं उस समय। बट हाँ, उसके चांसेस कम है, लेकिन हाँ, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। तो इसीलिए इक्विटी में 100% कभी इन्वेस्ट नहीं करें। सिर्फ इलेक्शंस नहीं, लाइक कोविड, किसी को पता नहीं था कब अचानक आ गया, उसी तरह से फ्यूचर में कभी चाइना में फिर से प्रॉब्लम चल रहा है, फिर से कुछ वायरस वहाँ, चाइना तो मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए हेडेक हो गया, तो फिर से यू नेवर नो अगर स्प्रेड हुआ तो इसीलिए इक्विटी में पूरा नहीं रखें, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन डेट में भी सेफ्टी के लिए। मान लीजिए मार्केट अचानक गिर गया ना, फ्यू मंथ्स के लिए या 1 साल के लिए लगातार गिरा रहा है, अचानक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, यू नेवर नो, तो इक्विटी टच करने की ज़रूरत ना हो, आपके पास अलग से इतना पैसा, सफिशिएंट पैसा हो कि वहाँ से आप काम चला लें। इसीलिए इक्विटी बोला जाता है कि भाई जो एक्स्ट्रा पैसा है 5 ईयर्स 10 ईयर्स, जहाँ आपको लगता है कि उस पैसे को आप यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ वो पैसा इक्विटी में डालें। 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह का पैसा आइडियली हमें इक्विटी में नहीं डालना चाहिए, बहुत बहुत रिस्की होगा। देखिए बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको हमेशा ये सेम चीज़ रिपीट करता हूँ लेकिन इन्वेस्टिंग यही है, बोरिंग है। अगर आप इस बोरिंग तरीके से इन्वेस्टिंग को करेंगे, जो भी स्टेप्स हैं उसे सही से फॉलो करेंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छा बीतेगा, हेडेक्स कम होंगे और रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी आप जनरेट कर पाएंगे। अननेसेसरी ना ये बेच दो, वो खरीद लो, अभी मार्केट में ये चल रहा है, वो चल रहा है, इन चक्करों में आइडियली रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ पे मोस्टली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी ठीक भी हो सकता है, बट मोस्टली वहाँ रॉन्ग नंबर ही लगता है, प्रॉब्लम होता है। कि सो ये थे कुछ बेसिक डिटेल्स। और देखिए इंडिया के लिए एक और बहुत बड़ा फेवर क्या हो रहा है ना, चाइना में प्रॉब्लम। तो चाइना, क्योंकि देखिए इंडिया का जो 7.6%, हाँ ये डिस्कशन करना था मुझे एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझना चाहिए। देखिए जो इंडिया का 7.6% GDP ग्रोथ रेट आया है ना सेकेंड क्वार्टर का, US का जो आया है वो थर्ड क्वार्टर का आया है, क्योंकि वहाँ जैन टू दिसंबर होता है, हमारे यहाँ अप्रैल टू मार्च होता है, इसलिए हमारा सेकेंड क्वार्टर का GDP डेटा है। तो इतना ज़्यादा जो आया है, उसका उसका अगर कंपोनेंट देखें कि कहाँ ये ग्रोथ आया है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 13.9% का ग्रोथ आया है, 13.9% मैन्युफैक्चरिंग में। माइनिंग में आया है अबाउट 10% का, कंस्ट्रक्शन में आया है 13.3% का। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का मोस्टली आप देखेंगे तो बहुत वीक रहा है। बट हाँ, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ध्यान दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया है, और वो दिख रहा है इस तरह का वेरी हाई ग्रोथ रेट। क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ क्या रहा है, हमारा पहले तो बहुत पहले एग्रीकल्चर हुआ करता था, जो कि अब तो काफ़ी कम हो गया है, उसके बाद हमारा सर्विसेज स्ट्रेंथ रहा है, लेकिन इस बार एग्रीकल्चर का आप ग्रोथ देखें तो सिर्फ 1.2% का ग्रोथ रहा है। सर्विसेज का अगर आप ग्रोथ देखें तो बहुत कम, 6% के आसपास आया है सर्विसेज। तो हमारा जो स्ट्रेंथ था उसके मामले में हम बहुत, मतलब वहाँ पे नहीं आया है। जो नई चीज़ें हैं जिस पे काम किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जो कि कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा, वहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है। अब कंपनीज़ का ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जो रियल इस्टेट की कंपनीज़ हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, कैपिटल गुड्स की कंपनी बहुत अच्छा कर रही हैं, सीमेंट की कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्योंकि नेचुरली उसका डिमांड बहुत आएगा, वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। तो ये है, यहाँ से ग्रोथ आ रहा है। और चाइना में जो प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना +1 जो है, उसके कारण हमें बेनिफिट मिल रहा है, और आने वाले समय में ये बेनिफिट कई गुना और बढ़ेगा। क्योंकि US और चाइना का जो प्रॉब्लम है, और इवन यूरोप के साथ भी उसका इश्यूज चल रहा है। पहले US यूरोप ने चाइना का बहुत हेल्प किया,
क्यों हेल्प किया? क्योंकि उन्हें लगा कि भाई यूएसएसआर पहले था, तो चाइना यूएसएसआर के साथ माना जाता है, कम्युनिस्ट कंट्री है दोनों। तो उसके बाद जब चाइना ने सिग्नल दिया कि नहीं यूएस के साथ वो तैयार है मिलने के लिए, तो यूएस खुश हो गया कि ओके चाइना इज़ अ ह्यूज कंट्री, अगर यूएसएसआर से उसे अलग करके हम अपने साथ कर लें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उस समय उन्होंने चाइना का हर एक तरीके से हेल्प किया। चाइना खुद से इतना बड़ा अचानक नहीं बन गया, यूएस ने बहुत हेल्प किया है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत हेल्प किया। अभी आप पढ़ते होंगे सुनते होंगे तो आपको लगता है अरे चाइना और यूएस में तो बनता ही नहीं है। बिल्कुल सही है, फिलहाल नहीं बनता है, क्योंकि यूएस को बहुत हद तक ऐसा लगता है या यूरोपियन कंट्रीज़ को कि चाइना ने उन्हें बहुत बेवकूफ़ बनाया है, सालों तक बेवकूफ़ बनाया है। क्योंकि यूएस को लगता था कि भाई इसका ग्रोथ होगा तो अच्छा है, हमारे साथ मिलजुल कर रहेगा। कैसे यूरोपियन कंट्रीज यूएस के साथ मिलजुल कर रहती हैं, वहाँ झंझट नहीं होता है। लेकिन चाइना वैसा नहीं है। चाइना ने शुरू में तो पूरा काम निकलवा लिया, लेकिन जब इसके पास स्ट्रेंथ आ गया तो अब देखिए अब यूएस की भी नहीं सुनता है ना, बिल्कुल अलग है। अब ये रसिया के साथ जाकर मिल गया है, तो ये इंटरेस्टिंग है। तो ऑफकोर्स अब यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अलग होना चाहती हैं कि भाई इस पर भरोसा करना ठीक नहीं है, अलग हो। इसीलिए क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है कहाँ से आया, यूएस का हो रहा है, चाइना में, यूरोपियन कंट्रीज़ का हो रहा है, तो अब वहाँ से वो भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। मान लीजिए चाइना ने ताइवान पे अटैक कर दिया, यू नेवर नो इन कमिंग फ्यूचर, तो उसके बाद जो भी मैन्युफैक्चरिंग बेस है यूएस का या फिर यूएस की कंपनीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ का चाइना में, उसका क्या होगा? इसीलिए वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दूसरे ऑफकोर्स सिर्फ इंडिया में नहीं आ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भी आ रहे हैं, लेकिन हाँ उसका एक हिस्सा इंडिया में भी आ रहा है। और जिस तरह का इंडिया का ग्रोथ रेट चल रहा है, अगर यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहा, मतलब एक ही गवर्नमेंट अगर ज़्यादा समय तक रहा, ठीक ठाक काम चलता रहा, तो आप बहुत बड़ा हिस्सा फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में आएगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए। तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ कोर्स इज़ अ कंसर्न, वो तो हमें मान के चलना पड़ेगा, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत पॉजिटिव है। और उन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म तक कोई मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, शॉर्ट टर्म नोबडी नोज कब क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के साथ अगर कोई आता है, सोच समझकर इन्वेस्टिंग के बेसिक रूल्स को फॉलो कर कर अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो यस वेरी वेरी हाई रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म, और रैदर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। अगर रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रख के किया जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आएगा। शॉर्ट टर्म नोबडी नोज, ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यस लगता है कि अच्छा आएंगे।